साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी। मैं एक डिफेंस लॉयर हूँ और मेरा बेसिकली वर्क क्या है, टू मेक द कंसर्न सिटीजन ऑफ आवर कंट्री मोर इंफॉर्मेटिव ऑन द लीगल इश्यूज़। अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं तो एंटी करप्शन आपके लिए एक फेडरल सब्जेक्ट है। आए दिन इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट ट्रैप हो रहे हैं फॉल्स करप्शन केसेस के अंदर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर हैविंग द कैजुअल अप्रोच टू फाइट द केस। गलती आपकी भी नहीं है, बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको अपडेट नहीं है, और जिनको आपको अपडेट करना चाहिए वो आपको अपडेट करते नहीं है। बेसिकली वी फील द डिपेंडेंसी ऑन अदर टू फाइट द केस, और नुकसान जो है हमको ही फेस करना पड़ता है। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि जब तक आप एकल रूप से केस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। अभी केस लड़ने का आपका पैटर्न क्या है? आप अपने अधिवक्ता को केस सौंप देते हैं, आप उनके दफ्तरों में जाते हैं, वहां पर उनके जूनियर से मिलते हैं। जब बातचीत का दौर शुरू होता है तो केस का दौर खत्म हो जाता है। 2 घंटे बातचीत करने के बाद जब नंबर आपका आता है तो मालूम पड़ता है कि आपके काउंसिल साहब ही बिजी हो रखे, या किसी काम में बिजी होने से वो जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली एक प्रॉपर डिस्कस हमारा नहीं हो पाता है और नुकसान हमें ही फेस करना पड़ता है। इसलिए मेरा हमेशा ही जोर ये रहा है कि जब कभी भी आप कंसल्ट करें कंसर्निंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट केसेस, तो इस बात पे विशेष जो है जोर दीजिएगा कि आपके अधिवक्ता से आपका 1-to-1 कंसल्टेशन हो। उस समय कोई भी मौजूद ना हो। जब तक एकल स्थिति नहीं होगी तब तक निष्कर्ष भी सही नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। पर उस कंसल्टेशन से पहले आपको व्यक्तिगत रूप से भी अपने केस का रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो किसी भी रूप में आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब भी हम केस को पढ़ते हैं जो कि जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, जो प्रथम डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देता है इस भीड़ में वो है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि दर्ज होती है सेक्शन 173 BNSS में। BNSS मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS से पहले CRPC मोशन में था, जिसमें धारा 154 CRPC के तहत कार्रवाई का प्रावधान था। पर चूंकि वो कानून खत्म हो चुका है, 1 जुलाई 2024 से BNSS अस्तित्व में है, अतः सेक्शन 173 BNSS के तहत ही हमें FIR देखने को मिलेगी। FIR की परिभाषा कानून में नहीं है, पर एक सिंपल भाषा में समझे, FIR मीन्स एक ऐसी सूचना जो पहली बार किसी अपराध के बारे में पुलिस को दी जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या प्रथम सूचना माहिती। माहिती मीन्स सूचना, और प्रथम सूचना माहिती वर्ड यूज होता है महाराष्ट्र जोन में। इस बात को भी जो है आप नोट कर लीजिए। जो कंसर्न अधिकारी होगा FIR पर जांच करने वाला, उसको हम कहेंगे जांच अधिकारी या विवेचनाधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इसका काम क्या है कि जो भी आरोप हैं उसके संबंध में एविडेंस इकट्ठी करना, उस पर निष्कर्ष निकालना, ताकि सही वस्तु स्थिति से न्यायालय अवगत हो सके और जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है उस पर कार्रवाई हो सके। और अगर उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है तो पुलिस कार्रवाई के दौरान भी उसे उन्मोचित कर सकती है। पर समस्या यह है इस देश में कि जो कार्रवाइयां हैं वो रूटीन मैनर में संपादित होती हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए जब भी हम पढ़ें FIR को तो हमें फॉर्मेट के साथ साथ इस बात को भी अश्योर करना है कि क्या वास्तव में इस केस में ग्राउंड्स थे टू लॉन्च द FIR, और अगर नहीं थे
तो एफआईआर लॉन्च क्यों की गई? क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में तभी आएगा जब आप एकल रूप से केस को पढ़ेंगे, उसके बाद एकल रूप से अपने अधिवक्ता के साथ कंसल्टेशंस करेंगे। अगर सिर्फ दफ्तरों में जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वापस से आ रहे हो, तो ये स्थिति उपद्रव के समान है। यह उपद्रव ना केवल आपके जीवन में तबाही मचा देगा, अपितु केस जीतने की हर संभावना को क्षीण कर देगा, शून्य कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि केस को आप बहुत तरीके से पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, ताकि एक झूठे मामले में हम एक सफल एक्विटल दर्ज कर सकें। अगर आप चाहते हो बदलाव करना अपने आप में, तो आज का ये कंटेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। तसल्ली से मेरी बात सुनना। अगले 10 मिनट आप सिर्फ मुझे सुनने वाले हैं। कोई भी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, उसे छोड़ दो, एकांत में बैठ के इसे सुनो, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अपडेट रख सको, ताकि जब कभी भी ऐसे केसेस आपकी लाइफ में आ जाएं तो बगैर घबराहट के, बगैर त्रास के आप वस्तु स्थिति का सामना कर सको। तुरंत भाग के एक नोटबुक ले आओ, एक पेन या पेंसिल ले आओ और एक एक वस्तु स्थिति को नोट डाउन करते हुए चलो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फॉर्मेट जो है आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली एफआईआर में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर सीबीआई स्थित है, क्योंकि ये जो कंसर्न एफआईआर है ये सीबीआई के ट्रैप से संबंधित है, जिस कारण हम सिर्फ सीबीआई की हद तक ही आज की बात को डिस्कस करेंगे। जहां तक बात है विजिलेंस या एसीबी की एफआईआर की, तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग कंटेंट जो है मैंने रेडी किया है और उसको भी अपलोड किया है, ताकि आपकी जानकारी को मैं अपडेट कर सकूं। इसके बाद नाम आता है पीएस का। ये यूजुअली अवॉइड होता है क्योंकि यहीं पर ही स्पेसिफिक नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद वर्ष का उल्लेख होता है। अगर घटनाक्रम इस साल का है तो वर्ष क्या होगा? 2025। घटनाक्रम गए साल का है तो वर्ष क्या होगा? 2024। और आने वाले साल का है तो उल्लेख में क्या वर्ष होगा? 2026। उसके बाद एफआईआर का नंबर होता है, उसके बाद एक डेट होता है, उसके बाद आता है विधान, कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत आपका अभियोजन किया जा रहा है। अगर हमें पीसी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो कंसेंट एक्ट का नाम होगा और उसकी धाराएं लिखी होंगी, और इसके साथ साथ अगर बीएनएस को लगाया जा रहा है तो उसका नाम होगा और उसकी धाराएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य किसी विधान का भी यहां उपयोग किया जा रहा है तो उसकी भी धाराएं यहां लगाई जाएंगी। अन्य विधान में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, इस बात को जो है आप नोट रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं सस्पेक्टेड ऑफेंस में। बेसिकली जो भी क्राइम हुआ है उसका एक छोटा ब्यौरा होता है, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त ब्यौरा। मामला अगर एंटी करप्शन का है तो क्या लिखा जाएगा? अनड्यू एडवांटेज टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट्स इन कोलिजन विद प्राइवेट पर्संस और अदर पब्लिक सर्वेंट्स। इसके बाद जो कंसर्न क्राइम है उसका एक दिन होगा। यह अपराध शनिवार को हुआ है इसलिए लिखा गया है सैटरडे। इसके अलावा डेट होगा और टाइम होगा। थाने पर सूचना कब मिली उसका भी एक डेट होगा और टाइम होगा, उसको जो है लिखा जाएगा। ये जो कानूनी प्रोटोकॉल है ये क्यों दिए गए हैं? ताकि किसी भी रूप में सस्पेक्ट होने की स्थितियां, ये कानूनी प्रावधान किस लिए दिए गए? तो किसी भी रूप में किसी निर्दोष का गलत इंप्लीकेशन ना हो जाए। पर होता क्या है, इन कॉलम्स को रूटीन मैनर में भर दिया जाता है। उनके लिए रूटीन है, पर किसी इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट के लिए ये एक फैटल पोजीशन है। वो ना केवल समाज में अपना मान सम्मान गंवा देता है, अपितु लोग उसे हीन निगाहों से देखते हैं कि इसने करप्शन किया है, इससे दूर रहो नहीं तो तुम भी फंस जाओगे।
एक रूटीन प्रोसेस ने एक इनोसेंट व्यक्ति की लाइफ को बर्बाद कर दिया। जो कॉलम दिए हैं पार्लियामेंट ने, ये कोई मजाक नहीं है। पूर्ण निष्ठा के साथ अक्षरशः स्थितियों की पालना करनी चाहिए, पर क्या करें, जब कंप्लायंसेस ही रूटीन में हो रही हैं तो हम कैसे कहें कि इंप्लीकेशंस भी सही हो रहे हैं। 90% केसेस में तो एफआईआर दर्ज करने से पहले सही वेरिफिकेशन तक नहीं होता है। वेरिफिकेशन का सिर्फ एक ही स्तर है कि रिकॉर्डर लीजिए, जाइए, रिकॉर्ड करके लाइए और हम केस में एफआईआर कर देंगे। बट प्राइमरी की इज दैट क्या इंक्वायरी होता है? जब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में जजमेंट का डेट है 12/11/2013, तो क्या कंप्लायंसेस है हमारे केस में? उसका पता ही नहीं। 50% केसेस में मैं खुद दावे से कह सकता हूं कि पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं होता, कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्क नहीं होता। इसके बावजूद भी इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट को फंसा दिया जाता है। बात मालूम पड़ती है बाद में, यद्यपि बरी तो हो जाता है इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट, पर उसके जीवन के 5, 7 या 10 साल खराब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ नियम 3 सीसीए रूल्स के तहत भी डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। डिपार्टमेंट कहता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है, तुम दोषी हो मिसकंडक्ट के। वो कहता है कि साहब ये प्रोसीडिंग मेंटेनेबल नहीं है, इसको अबायंस में रखा जाए। अबायंस मीन्स इसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया जाए जब तक केस चल रहा है एंटी करप्शन का। पर करें क्या, जो बलि का बकरा बन गया सो बन गया। वो सिर्फ घृणा, वो सिर्फ तिरस्कार का पात्र बन जाता है, कोई भी उसके आंसू नहीं पहुंचता। और जिम्मेदार मैं खुद कहता हूं कि इन स्थितियों के आप स्वयं हैं। मैंने ये देखा है 50% पब्लिक सर्वेंट इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत बोलने की हैबिट होती है। मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूं कम बोला करो। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, अंत में नुकसान भी उनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। कई बार हम हेल्प करने की नीयत से बोलते रहते हैं, आपसे राय नहीं मांगी गई तब भी हम बोलते रहते हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति डेलिब्रेट तरीके से आपको फॉलो कर रहा है और आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा है और उस बात का अब एक अलग ही मीनिंग निकाला जाएगा, तो आप पर कितनी गंभीर कानूनी कार्रवाई हो पाएगी आप खुद सोच लीजिए। उदाहरण के लिए कोई आपके पास में आया कि साहब मेरा ये काम है, आप कर दीजिए। आपने जी बिल्कुल कर दूंगा, टेंशन नहीं, जल्दी ही काम कर दूंगा। और अल्टीमेटली उसने कुछ पैसों की बात खुद से कह दी और आपने उस पर भर दी हामी। कानून क्या बोलेगा कि आप डिमांड कर रहे हो, आपको ऑफर आ गया कंसर्न परिवादी का, चूंकि आपने इसको नकारा नहीं, दैट्स व्हाई यू आर लायबल एज पर सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट। इसी सावधानी ही बचाव है। कम बोलने की हैबिट डालो और सुखी रहोगे। और इस पॉइंट में मैंने अलग से भी एक कंटेंट अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स को खुद से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि इसके अलावा जो कानूनी प्रोटोकॉल हैं उसमें एक प्रोटोकॉल ये भी है कि जो कंसर्न एफआईआर दर्ज हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक डायरी को मेंटेन किया जाता है जिसमें भी एंट्री करना होता है और उसमें भी डेट और टाइम का उल्लेख करना होता है। पर यह भी एक रूटीन प्रोसीजर बन जाता है। जब तक हम कहेंगे नहीं, उनके लिए हम एक विषय वस्तु है। आप सब ने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या वस्तु स्थिति दिखाई देती है आपको कि इलाज हो रहा है, पर वो इलाज ही हो रहा था। एक व्यक्ति विशेष उनमें से उठ के आता है जो कहता है कि जादू की जप्पी भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इलाज छोड़ दो, पर इलाज के साथ साथ जादू की जप्पी भी जरूरी है ताकि इलाज को सही तरीके से किया जा सके। जब तक हम प्रॉपर तरीके से प्रोसीड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हम ही मारे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एकांत में काम करना बहुत जरूरी है। आप अपनी एफआईआर को तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ो। हर बार पढ़ने पे आपको एक नया बिंदु दिखाई देगा और यही बिंदु आपको जीत की तरफ ले जाएगा। यह स्थिति वैसी ही है कि डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा आप खुद ही हो। ईश्वर भी यही कहते हैं कि जो अपनी मदद नहीं कर सकते, मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम फल की इच्छा मत करो, खुद कर्म करो।
और हमारे लिए कर्म कौन कर रहे हैं? हमारे अधिवक्ता। क्यों? क्या हम एक एफआईआर नहीं पढ़ सकते? क्या हम कंटेंट्स पर काम नहीं कर सकते? जब इतना इजी सब्जेक्ट है तो मेहनत करने में हर्जी क्या है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, कर्म करोगे तो फल भी अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ जाके डिस्कस करके आपको किसी भी रूप में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद से केस पे तैयार हो, खुद अपने केस पे काम करना होगा। बड़े बड़े हीरो जो बने, उन्होंने खुद ने काम किया अपने ऊपर, तब इतना बड़ा उनको मुकाम हासिल हुआ। आपको अगर सफल होना है तो मुकाम खुद ही हासिल करना होगा। जब नौकरी के लिए भी प्रयास खुद ने किया या किसी और से प्रयास कराया? जवाब दो। प्रयास खुद ने किया ना, तो आज फिर से समय आया है, पर इस समय मुसीबत का है। नौकरी खतरे में है, उसको बचाने के लिए प्रयास भी खुद ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको और स्पेसिफिक कर दूं कि कॉलम नंबर 4 में होता है सूचना का प्रकार, और हमेशा ही सूचना होती है राइटिंग में। कॉलम नंबर 5 में होता है घटनास्थल, जहां पर डिमांड किया आपने, जो प्लेस है उसका जो है ब्यौरा लिखा जाता है, और उस स्थान की कंसर्न थाने से दूरी कितनी है उसको जो है आगे मेंशन किया जाता है। इस एफआईआर पर कंसर्न आईओ के जो है हस्ताक्षर होते हैं। मैं आईओ इसलिए कह रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, हालांकि ये होता है बेसिकली एसएचओ, जिसको हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्लियर है? ताकि आपको असुविधा नहीं हो, इसलिए मैंने एक सामान्य टर्म को जो है यूज किया। थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे इसमें। इसके अलावा अगर जुरिडिक्शन बाहर का है तो ऐसे की स्थिति तो उसको मेंशन करना होता है, पर यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा कॉलम नंबर 6 में जो अभियोगी है, परिवादी है, जिसको हम कहते हैं तकरारदार, उसका जो है उल्लेख किया जाता है। उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, अगर फीमेल है तो पति का नाम होगा, और बेसिकली जन्म दिनांक में ईयर ऑफ बर्थ लिखा जाता है। जो सिटीजनशिप है, राष्ट्रीयता है, उसमें इंडियन लिखा जाता है। पासपोर्ट नंबर में कुछ नहीं लिखा जाता, कब जारी हुआ और कहां से जारी हुआ इसको मेंशन नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्यवसाय भी कई बार नहीं लिखा जाता है और कई बार लिखा जाता है, और पता लिखना मैंडेटरी होता है, पर कई बार ये नहीं भी लिखा जाता है, शॉर्ट एड्रेस भी लिख दिया जाता है। इसके बाद आता है कि जो कंसर्न आरोपी है उसका विवरण। अगर आप नेम्ड नहीं है एफआईआर में, देन यू मे गेट द बेनिफिट। एक आधार बनता है एक्विटल को क्लेम करने का। ये पॉइंट नहीं है डिस्चार्ज का, ये आप नोट कर लो, ये पॉइंट है एक्विटल क्लेम करने का। देन व्हेन यू आर इंसर्टेड, जब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है किसी केस में, तो ऐसे सिनेरियो में पुख्ता साक्ष्य को कनेक्ट करना पड़ता है और उनको कोरोबरेटिव एविडेंसेस के जरिए जोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन, अल्टीमेटली यू विल गेट द बेनिफिट। और अप्रोच क्या रहता है सीबीआई का कि अलग से एक रिपोर्ट है, हमने अटैच कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं उस पर करते हैं वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट को बनाते हैं बेसिस ऑफ एफआईआर। क्लियर है बात? ये तभी ये कहते हैं कि साहब आपका डिमांड आ रहा है इसलिए आप लायबल है, जबकि पेंडेंसी ऑफ वर्क, मोटिव ऑफ क्राइम और आपका ओवरहेड क्या है उस पर काम करना होगा। मैंने तो अधिकांश केसों में ये देखा कि परिवादी फोन कर रहा है और उसको बताया जा रहा है कि भाई कैसे फोन करना है और क्या बातचीत करनी है। तो कहें का जेन्युइन ट्रैप हुआ ये सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति है कि केस बनाओ और लोग भुगतते रहेंगे। और आप लोग भी इतनी चाह रखते हो गवर्नमेंट जॉब की, हासिल होता है क्या आपको? जल्दबाजी के चक्कर में खुद गलत केसों में फंस जाते हो और अल्टीमेटली फिर खुद से ही परेशान हो जाते हो। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब कभी भी आप डील कर रहे हो एज ए पब्लिक सर्वेंट, आपको दो हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर कोई प्रशासनिक डिसीजन है तो उच्च अधिकारियों की राय लेकर के प्रोसीड करो। डिफेंस का बिंदु बनता है कि मैंने उनके कहने से प्रोसीड किया है, इसके कई जजमेंट है, फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर परिवादी कोई बात कह रहा है कि साहब मेरी बात सुन लो, थे मारो काम कर दो, थे मैं थारे को रुपया दे दूं, क्लियर है बात? ये उस स्थिति में तुरंत हाथ जोड़ दो, मना कर दो उसको, भाई मैं काम नहीं कर सकता आपका। अपनी प्रोसीडिंग शीट में नोट लगा दो और जो आपके उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म कर दो दैट ही इंटर एलिया वांट्स टू गिव द ब्राइब।
और लोक सेवक को जबरन ब्राइब देना अपने आप में ही कानूनी अपराध है, जिसके लिए आप धारा 8 या धारा 12 पीसी को पढ़ सकते हैं। आप खुद भी रिकमेंडेशंस कर सकते हैं टू लॉज द एफआईआर, जिस कारण काउंटर पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपको मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रैप कराने के बाद पैसा मांगा जाता है बाय द कंसेंट परिवादी, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 308 बीएनएस के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हो कि वो हमें एक्सटॉर्ट कर रहा है। आप 351 बीएनएस के तहत भी कार्रवाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कॉलम होता है एफआईआर में कि कारण क्या है डिले का, जिसमें हमेशा ही लिखा रहता है नो डिले। मुझे एक बात ध्यान आती है, एक बार एक आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लोग उसे उठा करके हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ी देर पहले ले आते तो बच जाता, पर यहां तो हिसाब ही उल्टा है। रिपोर्ट कभी भी हो रही हो, पर लिखा क्या जाता है, नो डिले, देरी नहीं हुई। अगर डिले 2 घंटे का भी है तो यह फैटल है। डिले मस्ट बी एक्सप्लेन। अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है देन इट इज फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 8 का जो प्रोविजो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एक्शन से 7 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट हो जाना चाहिए, जबकि होता क्या है, परिवादी अपने हिसाब से रुपए दिया है, फिर रिपोर्ट लिख के देता है कि साहब मेरी बात इतने में हुई है, इतने में दिया हूं और इतने शेष रह गए, कार्रवाई करो। ये स्थितियां भी फैटल है। कंसर्न प्रोसिक्यूशन के लिए एम्पल जजमेंट है, इसलिए आपको एक एक बिंदु पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है इन द एलिस क्राइम, अगर वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उसका ब्यौरा आएगा, वो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। पर जो प्रॉपर्टी कंसर्न है, मीन्स जिस राशि की डिमांड की जा रही है, उसको कॉलम नंबर 10 में लिखा जाता है, उसकी वैल्यू को, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नोटों के साथ में कुछ चूरण छाप नोटों को मिला करके ट्रैप की प्लानिंग की जाती है, जो कि अपने आप में गलत है। एसीबी या सीबीआई ऐसा कोई मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकती है जो कि लीगली अप्रूव्ड ना हो। ये लोग सरकारी सेवक हैं, जो सरकार के नियम कायदे कानून हैं इनको फॉलो करने होंगे। तो इसलिए जब भी ये एफआईआर काट रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो कौन से कॉलम भरे गए, कौन से नहीं भरे गए, ये विषय है रिव्यू करने का। जिन कॉलम को छोड़ा गया उन्हें क्यों छोड़ा गया आप प्रश्न कर सकते हो, और जिन कॉलम को भरा गया, गलत भरा गया तो क्यों भरा गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ के कॉलम को नहीं भरा जाता है, तो मटेरियल कंसीलमेंट क्यों किया गया, इस बारे में भी आप जो है प्रश्न खड़े कर सकते हो। आखिरी कॉलम में जो कंटेंट है वो जुड़ा होता है इंक्वेस्ट से। इन केस मैटर सुसाइडल है, जो कि हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एनए है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद होता है ब्यौरा, जिसके लिए अलग से शीट जो है लगा देते हैं, जो कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही है, जो कि यूजुअली होता है एग्जिबिट D2, और कई बार डॉक्यूमेंट पे केवल D2 भी लिखा होता है। मैं एग्जिबिट रिमूव कर देता हूं फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कई बार अनेक्शर भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो ये है एक एफआईआर कंसर्न सीबीआई की इन द कंसर्न केस कनेक्टेड विद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसलिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जानकारी आप नहीं रखोगे तो नुकसान जो है आपका ही होगा, इसलिए पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा आप लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज के टॉपिक में आपको एफआईआर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, ताकि आप एक झूठे केस को मजबूती के साथ लड़ सकें। अंत में बार बार कहना चाहूंगा और कहता रहूंगा, एकल रूप से अपनी एफआईआर को पढ़ो, उपद्रव से बचो, और एकांत ही सफलता की कुंजी है। यह बात ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।